मॉडर्न बहू के बंद कमरे का सबसे बड़ा रहस्य। सुबह का समय होता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। नेहा और दिव्या सबको प्यार से खाना परोस रही होती हैं। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए पूरे परिवार का ध्यान रख रही होती हैं। तभी ऊपर से हाई हील्स की आवाज सुनाई देती है। शिल्पा स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहनकर हाथ में कार की चाबी और काला चश्मा लगाई सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एटीट्यूड साफ दिखाई दे रहा होता है। अरे आजा बेटा, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं निकल रही हूँ। चल कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। शिल्पा बिना किसी की तरफ देखे तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। शाम को नेहा और दिव्या रसोई में चाय बना रही होती हैं। दोनों मिलकर हंसी मजाक करते हुए काम कर रही होती हैं। चाय बनने के बाद दोनों ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाती हैं। दिव्या जोक पढ़कर सुनाती है। जोक सुनते ही नेहा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मेन दरवाजा खुलता है और शिल्पा घर के अंदर आती है। दीदी आइए ना, अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई है, हमारे साथ बैठकर पी लीजिए। मुझे तुम्हारी अदरक वाली चाय की कोई जरूरत नहीं है, और ये चिकनी चुपड़ी बातें तुम लोगों को ही मुबारक। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इतना कहकर शिल्पा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दिव्या का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। यार पता नहीं दीदी हमेशा ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों करती हैं। हम तो उनसे हमेशा प्यार से ही बात करते हैं, लेकिन वो हर बार हमें एटीट्यूड ही दिखाती रहती हैं। अरे छोड़ ना, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तेरी मेरी तो खूब बनती है ना। एक दिन ऐसा भी आएगा जब दीदी भी हमारी जुगलबंदी में शामिल हो जाएंगी। नेहा की बात सुनकर दिव्या फिर से मुस्कुरा देती है। अगली सुबह नेहा और दिव्या सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर शॉपिंग जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी कमला देवी की नजर ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी शिल्पा पर पड़ती है। दीदी चलिए ना, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। अरे बेटा चली जा, तू तो हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती है, घर की किसी बात में शामिल भी नहीं होती। ठीक है चलती हूँ। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े मॉल में घूम रही होती हैं। नेहा और दिव्या अलग अलग स्टोर में कपड़े देख रही होती हैं। दोनों एक दूसरे की साड़ियां दिखाती हैं तो कभी हंसते हुए सेल्फी लेती हैं। ये वाली साड़ी पहनूंगी ना तो मयंक जी मुझे पहचानेंगे ही नहीं। पहले खरीद तो ले, फिर देखना जीजा जी की नजर तुझ पर से हटेगी ही नहीं। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी नेहा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन शिल्पा वहां दिखाई नहीं देती। अरे दीदी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। दोनों मॉल में इधर उधर शिल्पा को ढूंढने लगती हैं। तभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उनकी नजर पड़ती है। शिल्पा एक अनजान लड़के से गंभीर चेहरे के साथ बात कर रही होती है। देख दीदी किसी लड़के से बात कर रही हैं। अरे छोड़ना, हमें क्या करना, हो सकता है उनका कोई पुराना दोस्त हो। वैसे भी अगर हमने कुछ पूछा तो वो उल्टा हमें ही सुना देंगी। दोनों फिर अपनी शॉपिंग में लग जाती हैं। रात को शिल्पा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठी होती है। उसके सामने पूरे शहर का बड़ा नक्शा फैला होता है। वो लाल पेन से कुछ जगहों पर निशान लगा रही होती है। तभी राघव कमरे में आता है। पता नहीं तुम इतनी खुफिया कैसे हो, क्या करती रहती हो? अरे हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। शिल्पा मुस्कुराते हुए राघव के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। आपको इतना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। अरे तुम्हारा तो रोमांस भी डरावना लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सीरियल किलर के साथ रह रहा हूँ। क्या पता सच में हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। अगली दोपहर पूरा परिवार ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर लूडो रखकर खेल रहा होता है। घर में हंसी ठिठोली का माहौल होता है। कोई किसी की गोटी काट रहा होता है। नेहा और दिव्या हंसते हंसते लोटपोट हो रही होती हैं। तभी शिल्पा स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आती है। अरे आजा बेटा, तू भी हमारे साथ लूडो खेल। देख ये मुकुल मेरी गोटी बार बार काट रहा है। जब तू इसके खिलाफ खेलेगी ना तभी इसे मजा आएगा। Whatever मम्मी जी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है आप लोगों की तरह कि यहाँ बैठकर फालतू के गेम खेलूं। मुझे बहुत काम है। इतना कहकर शिल्पा बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकल जाती है। कुछ पल के लिए अचानक सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। अरे मम्मी रहने दो ना, आज इन्हें अपने दोस्तों से मिलना था इसलिए जल्दी में होगी। हाँ बेटा, शायद यही बात होगी। लेकिन नेहा और दिव्या एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दोनों को शिल्पा का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शाम को नेहा और दिव्या अपने कमरे में बैठी बातें कर रही होती हैं। दोनों चाय पीते पीते शिल्पा के व्यवहार के बारे में सोच रही होती हैं। यार पता नहीं दीदी हर वक्त इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती हैं। हमने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया कि वो अपने ससुराल वालों से भी अच्छे से बात नहीं करती। हाँ, और तुमने नोटिस किया वो पापा जी से भी बहुत अजीब तरीके से बात करती हैं। कभी कभी तो उन्हें ऐसे देखती हैं जैसे पहले से कोई पुरानी दुश्मनी हो। मुझे तो दीदी बहुत रहस्यमयी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ हो। अरे पगली, वो कोई चुड़ैल थोड़ी है जो कोई रहस्य छुपा कर बैठी होंगी। नेहा की बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। रात को मुकुल और शिल्पा अपने कमरे में होते हैं।
शिल्पा, तुम्हें मम्मी से आज उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कैसे भी बात करूं, तुम्हें क्या मतलब? मैंने कौन सा उन्हें कुछ कह दिया? बस इतना ही तो कहा कि मैं गेम्स नहीं खेलती। बड़ों से बात करने का एक तरीका होता है। ये तरीका मुझे मत सिखाओ। मुझे ये चिकनी चुपड़ी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। शिल्पा गुस्से में करवट लेकर सो जाती है। मुकुल कुछ देर उसे देखता रहता है। पता नहीं कैसी लड़की है, हर वक्त अकड़ती रहती है। आखिर किस बात का इतना घमंड है इसे। अगली दोपहर को शिल्पा अपने कमरे में दरवाजा बंद करके किसी से फोन पर बात कर रही होती है। बेड पर कई कागज और कुछ नक्शे खुले पड़े होते हैं। तभी बिना नॉक किए नेहा और दिव्या कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। उन्हें देखते ही शिल्पा जल्दी से सारे कागज समेट कर तकिए के नीचे छुपा देती है। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी यहाँ कोई आ गया है। शिल्पा तुरंत फोन काट देती है। दीदी चलो ना, आज हम सब वाटर पार्क चलते हैं, बहुत गर्मी है, खूब मजे करेंगे। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? बिना नॉक किए किसी के भी कमरे में घुस आते हो। दीदी हमने तो बस। मेरे साथ इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा बिना पूछे मेरे कमरे में आई ना तो अच्छा नहीं होगा। दीदी आप हर वक्त इतनी बदतमीजी से क्यों बात करती हैं? हमने तो सिर्फ पार्क चलने के लिए पूछा था। बाहर निकलो अभी के अभी। नेहा और दिव्या उदास होकर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। दोनों के चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा होता है। दीदी का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई इतनी बदतमीजी से भी बात करता है क्या? अगले दिन सुबह काम वाली मधु शिल्पा के कमरे की सफाई कर रही होती है। वो कमरे के कोने में रखी भारी सेफ को थोड़ा हटाने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? मेरी सेफ क्यों हटा रही हो? दीदी मालकिन ने कहा था कि आज सभी कमरों की सेफ हटाकर नीचे की सफाई करनी है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हटो यहाँ से। तभी कमला देवी भी वहां आ जाती हैं। अरे बेटा हटाने दे, नीचे बहुत धूल जमा हो गई होगी। कमला देवी जैसे ही सेफ पकड़ती हैं, शिल्पा झटके से उनका हाथ हटा देती है। मम्मी जी हटिए यहाँ से। जब मुझे सेफ नहीं हटानी तो आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? कमला देवी कुछ पल शिल्पा को देखती रह जाती हैं। उनकी आंखों में दुख साफ दिखाई देता है। चल मधु, इस कमरे में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े खुफिया राज छुपा कर रखे हैं। पता नहीं कौन सा खजाना रखा है इस कमरे में। कमला देवी वहां से चली जाती हैं। शिल्पा तुरंत सेफ को फिर उसी जगह सावधानी से रख देती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। नेहा और दिव्या रसोई में मिलकर खाना बना रही होती हैं। तुम दोनों ने देखा कैसे उस शिल्पा की बच्ची ने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया? मम्मी जी, कल हम भी उनके कमरे में गए थे। उन्होंने हमें भी डांट कर बाहर निकाल दिया था। हमने तो अब उनके कमरे में जाना ही बंद कर दिया है। कमरा ही तो है, कोई तिजोरी थोड़ी है कि हम उनके गहने चुरा लेंगे। हाँ मम्मी, वो तो ऐसे करती हैं जैसे कमरे में लाखों करोड़ों रुपए रखे हो। पता नहीं ऐसा क्या रहस्य छुपा रखा। मैंने उसे इतनी बदतमीजी करने का कोई हक नहीं दिया। दोनों फिर चुपचाप खाना बनाने लगती हैं। आखिर शिल्पा अपने कमरे में ऐसा क्या छुपा रही है जिसे किसी की नजर तक नहीं पड़ने देना चाहती। शिल्पा की खुफिया हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती हैं। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है। नेहा दरवाजा खोलती है। बाहर एक डिलीवरी बॉय हाथ में पार्सल लिए खड़ा होता है। पार्सल पर बड़े अक्षरों में डू नॉट ओपन का लाल क्रॉस बना होता है। भैया ये पार्सल किसके नाम का है? मैडम, इस पर शिल्पा मैडम का नाम लिखा है। हाँ हमारे ही घर की है, मैं दे दूंगी उन्हें। डिलीवरी बॉय चला जाता है। नेहा हाथ में पार्सल घुमाकर देखने लगती है। लाल क्रॉस और सीलबंद पैकिंग देखकर उसके मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है। अरे इस पर इतना बड़ा क्रॉस क्यों बनाया है? ऐसा क्या है इसमें? अब तो देखकर ही पता चलेगा। नेहा पास रखी कैंची उठाती और धीरे धीरे पैकेजिंग काटने लगती है। तभी ऊपर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आती है और झटके से नेहा के हाथ से पार्सल छीन लेती है। तुम्हें जरा भी अकल है या नहीं? किसी का प्राइवेट पार्सल खोल रही हो? बिल्कुल बेशर्म हो तुम। दीदी इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? आप भी तो घर की सदस्य हो और ऐसा कौन सा सामान मंगा लिया जो हम खोल भी नहीं सकते? तुम बस चुप ही रहो। शिल्पा गुस्से में पार्सल उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है। इलिटरेट पीपल, बिल्कुल भी अकल नहीं है। हर वक्त दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। उसकी बातें सुनकर पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। यह लोगों से बात करने का कौन सा तरीका है? हाँ, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि सबको अपनी जूती की नोक पर रखे। हम तो इसके कमरे से ही परेशान हो गए। हर वक्त उसी कमरे में बंद रहती है, किसी को कुछ छूने तक नहीं देती। उसी रात खाना खाने के बाद नेहा और दिव्या रोज की तरह कॉलोनी के सड़क पर टहलने निकलती हैं। तभी उन्हें दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे शिल्पा दिखाई देती है। वो एक अनजान लड़के से बहुत गंभीर अंदाज में बात कर रही होती है। दोनों देवरानियां एक पेड़ के नीचे छिप जाती हैं। उन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। आप अभी पूरी तरह से सेफ हैं। ये सुनते ही नेहा और दिव्या एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगती हैं। सेफ? ये कौन सी बात कर रहे हैं? क्या दीदी कोई एजेंट है?
पता नहीं, लेकिन कुछ तो बहुत खुफिया बात जरूर है, वरना कोई ऐसे थोड़ी बोलता है। उधर शिल्पा और वो लड़का कुछ देर तक धीरे धीरे बात करते रहते हैं, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, दीदी की पर्सनालिटी में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। हाँ, पहले बंद कमरा, फिर नक्शे, फिर सीक्रेट पार्सल और अब ये अनजान लड़का, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब हमें दीदी का सच पता लगाकर ही रहना होगा। बिल्कुल, लेकिन बहुत सावधानी से। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो वो हमसे और भी ज्यादा दूर हो जाएंगी। अगली रात घड़ी में 1 बज रहे होते हैं। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। ड्राइंग रूम में शिल्पा अकेली अंधेरे में सोफे पर बैठी किसी से धीरे धीरे फोन पर बात कर रही होती है। तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं? अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पीछा छोड़ दो और उन्हें भी समझा देना। उसी समय नेहा पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। ड्राइंग रूम में से किसी की धीमी आवाज सुनकर वो पहले तो डर जाती है, फिर ध्यान से देखती है तो अंधेरे में शिल्पा दिखाई देती है। हे भगवान, मैं तो डर ही गई। दीदी तो अंधेरे में एकदम भूत की तरह बैठी थी। नेहा चुपचाप रसोई के दरवाजे के पीछे छिप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो, अभी फोन रखो। मुझे लगता है घर में कोई उठ गया है। तुम्हारे चक्कर में मैं किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। इतना सुनते ही नेहा भागकर दिव्या को जगाने चली जाती है। दोनों दबे पांव वापस रसोई के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी शिल्पा फोन काटकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। तुमने सुना दीदी आखिर किस मुसीबत की बात कर रही थी? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, या तो दीदी किसी बहुत बड़ी परेशानी में है या फिर कोई बहुत बड़ा रहस्य हम सबसे छुपा रही हैं। ठीक है, कल से हम पता लगाना शुरू करेंगे। अगली सुबह शिल्पा हमेशा की तरह तैयार होकर घर से निकल जाती है। उसके जाते ही नेहा और दिव्या धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ती हैं। नेहा दरवाजे का हैंडल घुमाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अरे, दीदी तो कमरे में ताला लगा कर गई हैं। घर में ऐसे रहती हैं जैसे किसी होटल में रह रही हूँ। दोनों तुरंत कमला देवी के पास पहुंचती हैं। मम्मी जी देखिए ना, दीदी अपने कमरे में ताला लगा कर गई हैं, किसी को अंदर तक नहीं जाने देती। पता नहीं ऐसा क्या रखा है उस कमरे में। चलो आज देख कर ही रहेंगे। लेकिन मम्मी जी, ताला कैसे खुलेगा? मेरे पास सारे कमरों की दूसरी चाबी है। कमला देवी दूसरी चाबी से ताला खोल देती हैं। तीनों धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती हैं। पूरा कमरा एकदम साफ सुथरा होता है। तीनों हर कोना ध्यान से देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। कमरे में तो कुछ भी नहीं है, फिर ये ऐसे क्यों रहती है जैसे यहाँ कोई खजाना छुपा रखा हो? यही तो समझ नहीं आता मम्मी जी, जब कुछ है ही नहीं तो कमरे में ताला लगाने की क्या जरूरत थी? शाम को शिल्पा घर लौटती है। जैसे वो अंदर आती है, कमला देवी गुस्से में उसके सामने खड़ी हो जाती है। शिल्पा, ये क्या बदतमीजी है? तू हर रोज अपने कमरे में ताला क्यों लगा कर जाती है? ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं। आज काम वाली मेरे कमरे में पहले ही सफाई कर चुकी थी, इसीलिए लॉक लगा दिया। और वैसे भी आपको मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्राइवेट लाइफ में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। ये घर हमने बनाया है, हमारा मन करेगा तो हम हर कमरे में जाएंगे। शिल्पा मोहन जी की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे जवाब देती है। वो मेरा कमरा है, अगर वहां जाने की किसी ने भी कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर शिल्पा ऊपर चली जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अगर इसकी यही बदतमीजी चलती रही ना तो एक दिन मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। इतनी बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिल्पा की रहस्यमयी हरकतें और उसका व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ पूरे परिवार को और ज्यादा परेशान करने लगता है। अगली सुबह पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तभी शिल्पा का मोबाइल बार बार बजने लगता है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगती है। अरे फोन उठा ले, किसका फोन है? किसी का नहीं मम्मी जी, बाद में बात कर लूंगी। जब बार बार फोन आ रहा है तो अभी उठा और स्पीकर पर बात कर। शिल्पा के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। आखिर किसका फोन है जो तेरे पसीने छूट रहे हैं? किसी का नहीं। मजबूरी में शिल्पा कॉल रिसीव करती है। वो तुरंत मोबाइल का वॉल्यूम बहुत कम कर देती है। हेलो, बाद में बात करती हूँ, अभी आवाज नहीं आ रही। दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज लगातार आती रहती है लेकिन परिवार को एक शब्द सुनाई नहीं देते। शिल्पा तुरंत कॉल कट कर देती है। तूने तो ढंग से बात भी नहीं की। आखिर किसके इतने खुफिया फोन आते रहते हैं? किसी का नहीं था। इतना कहकर शिल्पा जल्दी से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही वो दोबारा उसी नंबर पर कॉल लगा देती है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? जब मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो मतलब मैं बिजी हूँ। आज तो तुम सबके सामने मेरा राज खुलवा ही देते। दरवाजे के बाहर से गुजर रही नेहा और दिव्या उसकी बात सुन लेती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगती हैं। देखा, दीदी जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही हैं। अब ये चौथी बार है जब हमने उन्हें किसी अनजान आदमी से बात करते देखा या सुना है। सही कह रही हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो? सच जानना जरूरी है। अब हमें दीदी का पीछा करना होगा, देखना होगा कि वो किससे मिलती हैं और आखिर क्या छुपा रही हैं।
दिन बीतते जा रहे होते हैं लेकिन शिल्पा का व्यवहार भी बिल्कुल भी नहीं बदलता। वो पूरे परिवार से कटी कटी रहती है, न किसी के साथ बैठकर खाना खाती है, न हंसी मजाक करती है और न ही घर के किसी काम में हिस्सा लेती है, क्योंकि दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती है। अगर कोई उसके व्यवहार पर सवाल उठा दे तो वो तुरंत गुस्सा होकर उल्टा जवाब देने लगती है। शिल्पा, आखिर कब तक सबसे ऐसे ही बात करती रहोगी? मम्मी पापा का भी दिल दुखता है। मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे रहना है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी कि तुम लोग मुझे मानसिक रूप से परेशान करते हो। मुकुल चुप हो जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। परिवार के सभी लोग उसकी इस बात से हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह शिल्पा हमेशा की तरह जल्दी से घर से निकल जाती है। दोनों अपने चेहरे पर चुन्नी बांध देती हैं और चुपचाप शिल्पा का पीछा करने निकल पड़ती हैं। शिल्पा शहर के एक पुराने इलाके में पहुंचती है। वो एक मकान के अंदर जाती है। करीब 10 मिनट बाद वो वापस बाहर निकलती है। बाहर एक मजबूत कदकाठी वाला लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। ध्यान रखना, उन्हें ये बिल्कुल मत बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ। जी मैडम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर शिल्पा वहां से चली जाती है। दीदी बार बार रहने की बात क्यों करती रहती है? वो तो हमारे घर में ही रहती है। सच में ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उसी दिन दोपहर को शिल्पा बाथरूम में नहाने जाती है। पानी चलने की आवाज सुनकर नेहा और दिव्या धीरे से उसके कमरे में चली जाती हैं। जल्दी देख, कहीं दीदी आ ना जाए। दोनों फोन की कांटेक्ट लिस्ट देखने लगती हैं। अरे इसमें तो सिर्फ माँ का नंबर सेव है, पापा का नंबर तो है ही नहीं। क्या इनके पापा जिंदा नहीं है? जिंदा तो होंगे, दीदी ने कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं। और सच बताऊं, हमें आज तक उनके मायके का पता भी नहीं मालूम। मुझे लगता है असली रहस्य उनके मायके से जुड़ा हुआ है, लेकिन पता कैसे लगेगा? फोन में तो कोई जानकारी भी नहीं है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अगले दिन शिल्पा शहर के एक शांत पार्क में एक अधेड़ उम्र की महिला से मिलती है। दोनों देवरानियां दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती हैं। वो महिला चेहरे मोहरे से काफी हद तक शिल्पा जैसी दिखाई देती है। दिव्या, मुझे लगता है ये दीदी की मम्मी है। दोनों की शक्ल कितनी मिल रही है। हाँ, लेकिन अगर ये उनकी मम्मी है तो चोरी छिपे मिलने की क्या जरूरत है? घर पर भी तो आ सकती थी। इसका मतलब हमारा शक सही है। जरूर उनके मायके में ही कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। उसी शाम शिल्पा अपने कमरे में अकेली होती है। वो कमरे का दरवाजा बंद करती है और फिर धीरे धीरे सेफ को अपनी जगह से हटाती है। शिल्पा चारों तरफ नजर दौड़ाती है, फिर उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। अगली रात पूरा घर सो चुका होता है। नेहा और दिव्या अपने कमरे की खिड़की से चुपके से शिल्पा के कमरे की तरफ देख रही होती हैं। कमरे का पर्दा थोड़ा खुला होता है। अंदर शिल्पा एक बंदूक को हाथ में लेकर ध्यान से देख रही होती है। दिव्या, दीदी के हाथ में ये क्या है? मुझे तो बंदूक जैसी लग रही है। पता नहीं, लेकिन अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है। कहीं हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। अब बिना सच जाने पीछे हटना भी ठीक नहीं होगा। अगले दिन शिल्पा घर से निकल चुकी थी। नेहा और दिव्या एक बार फिर उसके कमरे में पहुंचती हैं। इस बार कमरे के कोने में रखी सेफ अपनी जगह से थोड़ी हटी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा नजर आता है। नेहा देख, हमारे घर में ये कैसा छिपा हुआ दरवाजा है? हे भगवान, इसके पीछे आखिर क्या हो सकता है? नेहा कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ती ही है कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों घबरा जाती हैं। जल्दी, कोई आ गया। दोनों दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती हैं और दरवाजा पहले जैसा बंद कर देती हैं। उधर सीढ़ियां चढ़ते हुए शिल्पा अपने कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कमरे में कोई आया था, लेकिन मैंने तो ताला लगाया था। फिर अंदर कौन आ सकता है? शिल्पा कुछ पल दरवाजे को गौर से देखती है और फिर कमरे के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ नेहा और दिव्या अपने कमरे में पहुंचकर घबराई हुई सांसें ले रही होती हैं। हमारे ही घर में एक छिपा हुआ कमरा और हमें आज तक इसकी भनक तक नहीं लगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी आखिर है कौन, और इस छुपे हुए कमरे के पीछे कौन सा सच छुपा हुआ है? नेहा और दिव्या अपने कमरे में बैठी होती हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके दिमाग में बार बार यही छुपा हुआ कमरा घूम रहा था। पूरे घर में क्या चल रहा है ये बात अब उनकी समझ में बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। दिव्या, मुझे तो अब सच में डर लगने लगा है। हमारे ही घर में एक रहस्यमयी कमरा है और उसके अंदर क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता। हाँ, पहले सीक्रेट फोन, फिर अजीब लोग, फिर वो छिपा हुआ कमरा। पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान करे हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो। अगली शाम को मुकुल ऑफिस से जल्दी निकल जाता है। रास्ते में वो एक फल की दुकान पर रुककर घर के लिए सेब और केले खरीद रहा होता है। तभी पीछे से एक काली गाड़ी धीरे धीरे उसके पास आकर रुकती है। दो नकाबपोश आदमी तेजी से उतरते हैं। इससे पहले कि मुकुल कुछ समझ पाता शाम ढल जाती है, लेकिन मुकुल घर नहीं लौटता। पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता बढ़ने लगती है। कमला देवी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती हैं। आज मुकुल को इतनी देर कैसे हो गई? मैं अभी फोन करता हूँ। बार बार कॉल करने पर भी मुकुल का फोन बंद आता है। फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है।
शिल्पा भी कई बार फोन मिलाती है लेकिन हर बार वही जवाब मिलता है, स्विच ऑफ। पता नहीं मुकुल कहाँ चले गए। अगली सुबह मोहन जी मुकुल की कंपनी में फोन करते हैं। जी, मुकुल तो कल आधे दिन की छुट्टी लेकर जल्दी निकल गया था। उसने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी तबीयत खराब थी लेकिन वो घर तो आया ही नहीं। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं उसके दोस्तों को फोन करती हूँ। एक एक करके वो मुकुल के सभी दोस्तों को फोन करती है। भाभी, हमें सच में नहीं पता, कल से हमारी उसे कोई बात नहीं हुई। अब पूरे घर में बेचैनी फैल जाती है। शिल्पा अकेली खिड़की के पास खड़ी गहरी सोच में डूबी होती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे पूरा शक है कि ये सब उन्हीं लोगों का काम है। अगले ही पल वो तेजी से नीचे ड्राइंग रूम में आती है। तू ही बता मेरा बेटा कहाँ है? तेरे कमरे में वो रहस्यमयी कमरा है, आखिर क्या छुपा रखा है तूने? कहीं तूने ही मेरे बेटे के साथ कुछ तो नहीं किया है? मम्मी, अभी इन बातों का समय नहीं है। सबसे पहले हमें मुकुल को ढूंढना होगा। अरे ढूंढना होगा? मतलब तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? शिल्पा बिना कुछ बोले तेजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ दौड़ जाती है। पूरा परिवार उसके पीछे पीछे भागता है। शिल्पा अपने कमरे में पहुंचते ही भारी सेफ को एक तरफ हटाती है। उसके पीछे छिपा हुआ कमरा दिखाई देता है। पहली बार पूरा परिवार उस कमरे को अपनी आंखों से देखता है। अंदर दीवारों पर कई नक्शे लगे होते हैं। एक मेज पर पुराने फोटो, कुछ फाइलें और कुछ अलग अलग दस्तावेज रखे होते हैं। शिल्पा तेजी से एक दराज खोलती है। उसमें से अपने काम का सुरक्षा उपकरण यानी बंदूक की गोलियां और जरूरी सामान निकालती है। वो बंदूक लोड कर लेती है और अपनी जीन्स में लगा लेती है। ये सब क्या है? इतने सारे नक्शे, ये फाइलें और ये छिपा हुआ कमरा। तूने ये सब कब बनाया? मम्मी पापा, अभी सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मम्मी, वहां खतरा हो सकता है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जो सच है वो आज सबके सामने आएगा। कुछ देर बाद सभी लोग एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। सामने एक पुरानी फैक्ट्री जैसी इमारत खड़ी होती है। अंदर कई संदिग्ध लोग मौजूद होते हैं। उनके मुंह पर टेप लगी होती है। सामने एक प्रभावशाली इंसान कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसके आसपास कई आदमी खड़े होते हैं। मेरे पति को छोड़ दो। मुझे पता था तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा पति ही बनेगा, इसलिए तुम यहां जरूर आओगी। तभी मोहन जी उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान से देखते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रीतम? अरे इतने साल बाद मुलाकात हुई है अपने दगाबाज दोस्त मोहन से। कैसे हो? यह सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। पापा जी, आप इन्हें जानते हैं? दीदी, ये कौन है? ये मेरे पिता हैं। यह सुनते ही पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर जाती है। क्या ये आपके पापा हैं? हाँ, यही मेरे असली पिता हैं। लेकिन पापा जी इन्हें कैसे जानते हैं? मोहन जी गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में वर्षों पुरानी यादें तैरने लगती हैं। मेरा और प्रीतम का बहुत पुराना रिश्ता है और उसी पुराने राज ने आज हम सबको यहां लाकर खड़ा कर दिया। कई साल पहले मोहन जी और प्रीतम एक ही कंपनी में पार्टनर होते हैं। दोनों की दोस्ती पूरे शहर में मिसाल मानी जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा होता है। प्रीतम, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई हमें कभी हरा नहीं सकता। भाई, हमारी दोस्ती जिंदगी भर रहेगी। लेकिन समय के साथ प्रीतम गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है और गैर कानूनी धंधों और जुए में उलझने लगता है। मोहन जी कई बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं। प्रीतम, ये सब छोड़ दे, वरना एक दिन हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, बस आखिरी बार, इसके बाद सब छोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद मोहन फिर से प्रीतम को गलत कामों में शामिल देखते हैं। ये सब गलत है, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। बहुत समझाने के बाद भी जब प्रीतम नहीं मानता तब मोहन जी कानून का सहारा लेते हैं और सबूत संबंधित अधिकारियों को दे देते हैं। मैं दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन गलत को सही भी नहीं कह सकता। कार्रवाई होती है और प्रीतम गिरफ्तार हो जाता है। उस समय छोटी शिल्पा को कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ अपने पिता को जाते हुए देखती रह जाती है। मोहन, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कई साल बीत जाते हैं। जेल से निकलने के बाद प्रीतम के मन में बदले की आग और बढ़ जाती है। दूसरी ओर मोहन जी अपना पुराना शहर छोड़कर नए शहर में परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। एक दिन मैं अपना बदला जरूर लूंगा। समय बीतता है। शिल्पा बड़ी हो जाती है। उसके पिता की सुरक्षा के नाम पर हर समय लोग उसके साथ रहते हैं। उसे कहीं अकेले जाने की आजादी नहीं होती। मुझे खुलकर जीने का भी हक नहीं है। ये जिंदगी मेरे लिए कैद बन गई है। एक दिन प्रीतम उसकी शादी अपनी पसंद से तय करने की बात करता है। मैं जल्द ही तेरे लिए लड़का देख रहा हूं।
शिल्पा डर जाती है। वो अपना घर छोड़ देती है, नई पहचान बनाकर दूसरे शहर चली जाती है, नौकरी शुरू करती है और वहीं उसकी मुलाकात मुकुल से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। अपने अतीत को छिपाने के लिए शिल्पा अपनी मां की मदद से कुछ लोगों को माता पिता के रूप में मिलवाती है ताकि उसके पिता तक उसकी जानकारी न पहुंचे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। मतलब जिन लोगों से तूने हमारी मुलाकात कराई थी वो तेरे असली माँ बाप नहीं थे? नहीं मम्मी, मेरे असली माँ बाप ये हैं। मेरी माँ ने पापा के गलत रास्ते पर जाने के बाद उनसे अलग होने का फैसला किया था। तभी एक महिला आगे आती है। मैं शिल्पा की असली माँ हूँ। इसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि इसकी नई जिंदगी और इसका परिवार सुरक्षित रहे। मुकुल को छोड़ दे। मैंने जो किया कानून और सही गलत की समझ के हिसाब से किया था। मैं चाहता था कि तू सही रास्ते पर लौट आए। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो गई। तेरी और मेरी लड़ाई अलग थी। शिल्पा इस घर की बेटी है। हमने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। पापा, मैं आपको छोड़कर इसलिए नहीं गई थी कि मैं आपसे नफरत करती थी। मैं बस एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां मैं बिना डर के जी सकूं। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझसे मुझे हमेशा से बदला लेना था। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो बात करते करते अचानक आंखों का धोखा करके डंडी तेज से फेंक कर मारते हैं और वो डंडी सीधा प्रीतम की आंख में जाकर लग जाती है। मोहन जी का उन्हें घायल करने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन वो गलत जगह पर लग जाती है। प्रीतम की आंख से खून निकलने लगता है। सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? पापा, आपको क्या हो गया? आपकी आंख से बहुत खून निकल रहा है। चलो डॉक्टर के चलते हैं। तू इतने ड्रामे क्यों कर रही है? तू चाहती है ना कि मैं मर जाऊं? तू तो मुझे कई साल पहले छोड़कर चली गई थी। भाई, मैं कभी नहीं चाहता था कि तू किसी गलत काम में जाए। मैं हमेशा चाहता था कि तू मेरा भाई बनकर रहे, लेकिन तूने परिस्थिति ऐसी बना दी कि मुझे वो सब करना पड़ा। तूने मुझे धोखा दिया है। तेरे जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और ऊपर से शिल्पा भी मुझे छोड़कर चली गई थी। और इस बीच में तुझे कितनी बदनामी सहनी पड़ी। लोगों ने मेरे मुंह पर कालिक तक पोत दी थी। प्रीतम की आंख से लगातार खून निकल रहा होता है। चल डॉक्टर के पास चल भाई। प्रीतम कुछ पल चुप रहता है। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बदले की आग में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं अपने ही लोगों को दुख देने लगा। उसके लोग तुरंत मुकुल को रस्सियां खोल देते हैं। मुकुल भागकर शिल्पा के पास आ जाता है। दोस्त, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सच में बदलना चाहता है तो मैं आज भी चाहता हूं कि तू सही रास्ता चुने। प्रीतम की आंखों से खून बह रहा था। मोहन जी और पूरा परिवार प्रीतम को अस्पताल लेकर जाता है। कुछ दिनों के लिए शिल्पा की मम्मी और प्रीतम मोहन के घर रहते हैं। कुछ दिनों बाद प्रीतम का इलाज हो चुका होता है। पहली बार दोनों परिवार बिना किसी डर और रहस्य के एक ही डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। घर में हंसी फिर से लौट आती है। चलो, आखिरकार हमारे घर के उस रहस्य भरे कमरे का राज भी खुल गया। ये सुनते ही सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। शिल्पा पहली बार पूरे परिवार के साथ बिना किसी डर और बिना किसी मुखौटे के बैठी होती है। अगर आप इस परिवार की जगह होते तो क्या शिल्पा को उसके अतीत के बावजूद पूरे दिल से अपना लेते या उसके झूठ की वजह से उससे नाराज रहते?